प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लॉर्ड रिपन के उदारवाद और उसके सुधार कार्यों की चर्चा करेंगे। हमारा इस अध्ययन के पीरियड का जो मुख्य व्यक्तित्व है लॉर्ड रिपन, इसे ग्लैडस्टोन ने भारत का वायसराय बनाकर भेजा। वह मात्र 4 वर्ष 1880 से 1884 तक भारत में रहा। बाद में लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया नामक पुस्तक में लिखा था कि भारत के राष्ट्रवादी लोग उसे मसीहा मानते थे। बच्चों, आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक की याद होगी। जैसा वह एक उदार सुधारवादी था, उसी तरह लॉर्ड रिपन का भी नाम लिया जाता है। उसके सुधारों में कई चीज़ें थीं, जैसे स्थानीय स्वशासन का प्रयास और विकेंद्रीकरण, और उसकी शिक्षा की नीति में सुधार, प्रशासकीय सुधार, और आधुनिक भारत के निर्माण में उसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की। लॉर्ड रिपन ने के सुधारों में अगर कहा जाए तो उसने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि धीरे धीरे स्थानीय कार्यों में के प्रबंध में बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और इसके लिए उसने बेटे कदम उठाया। 1881 का प्रस्ताव उसने प्रस्तुत किया, जिसमें उसने लॉर्ड मेयो के स्थानीय स्वशासन के बात को आगे बढ़ाई। प्रस्ताव में केंद्र से कहा गया था कि प्रांतों की सहायता करने पर विचार करेंगे। प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया गया था कि स्थानीय म्यूनिसिपल कानूनों का वे अध्ययन करें कि कौन से आय स्रोत उन्हें सौंपे जा सकते हैं, और स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर कौन से प्रशासनिक अधिकार उन्हें प्रदान किए जा सके। प्रांतीय सरकारों को उसने पत्र भेजे स्थानीय स्वशासन की प्रगति के लिए। स्थानीय बोर्डों पर रोक लगाने से उसने मना कर दिया, और इस तरह से 1882 का भी प्रस्ताव उसने रखा, जो एक महत्वपूर्ण कदम था उसके सुधारों में, कि गांव के बोर्डों की परंपरा को जो है आज़ादी मिले। और बच्चों, J.H. लिंडसे ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में तरह तरह के प्रयोग में जो ये थी वो गांव के बोर्ड प्रयोग में लाई जाती थी। और इस तरह से लॉर्ड रिपन ने जो 1882 में प्रस्ताव रखा, उसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार ही केवल नहीं था, बल्कि ये ज़रूरी था कि एक राजनीतिक रूप से लोकप्रिय शिक्षा का ये साधन बने। लोग स्थानीय बोर्डों के प्रति अन्यमनस्क रहते थे। उसने सरकार से जनता को जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश की, और ये परामर्श उसने जिलाधिकारियों को, ग्राम बोर्डों को इस तरह से दिया। हम इसका बाद में अलग से स्थानीय स्वशासन का पूरा अध्ययन करेंगे। अभी उसके सुधारों पर की हम बात करते हैं कि उसने स्थानीय बोर्डों पर से नियंत्रण हटाकर ज़िला बोर्ड स्थापित किए, और बोर्ड का क्षेत्र बहुत छोटा होता था, जिसमें स्थानीय और लोगों को जानकारी नहीं होती थी। गैर सरकारी लोगों का बहुमत होता था। इस तरह से गैर सरकारी सदस्य सिर्फ 2 साल के लिए होते थे। लेकिन रिपन ने उसने ये प्रयास किया कि कार्यपालिका के अधिकारों में प्रारंभ से ही स्थानीय बोर्डों की कार्रवाइयों पर दृष्टि रखी जाए, और बोर्डों में भारतीय सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाए, और इस तरह से लोगों को राय बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाएं, गैर सरकारी लोगों को चेयरमैन बनाया जाए। इसीलिए भारत में
लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यानी स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता। मेरे बच्चों, लिंडसे ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही लिखा है कि इस संस्था की असली कार्रवाई से आशाओं से जागृत किया, लेकिन वो पूरा तो नहीं संभव हो पाया, लेकिन फिर भी ये उसका एक बहुत बड़ा कदम था। और इससे जो है वो उसने 1/4 आय जो है वो चुंगियों से वसूल की, पशुओं के बाज़ार से भी कुछ आय होती थी, चेयरमैन के पद पर भारतीयों को भी रखा गया, और ये संस्थाएं एकदम धीरे धीरे बेकार होती गई। और रिपन का ये कदम सफल रहा या नहीं, लेकिन हाँ, उसने सुधार की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे बच्चों, उसके अगर हम दूसरे सुधार की बात करें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1885 में जो म्यूनिसिपल बोर्डों की भारत में संरचना थी, वो कुछ इस तरह की थी। याद रखना कि बंगाल में पूर्व म्यूनिसिपैलिटियों की संख्या 147 थी, बॉम्बे में 162 थी, मद्रास में 54 थी, NWP यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 109 थी, पंजाब में 197 थी, CP यानी सेंट्रल प्रोविंसेस में 58 थी, और बर्मा में 13 थी। बच्चों, लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव नगरपालिका समितियों के लिए एक ऐतिहासिक बात थी। और ये समझो कि इतना बड़ा कदम कभी किसी ने नहीं उठाया था। रिपन के स्थानीय स्वशासन की इंग्लैंड के अनुदारवादी सरकार ने इसे बहुत ठीक नहीं माना, और आप ये समझो कि इसमें S. गोपाल ने वायसरायटी ऑफ लॉर्ड रिपन में लिखा है कि बंगाली बाबू को अपने स्कूलों और सफाई के बारे में विचार करने का मौका देकर ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा नहीं पैदा किया जा सकता था। उसका ध्यान अहानिकर विषयों की ओर रखकर उसको सुरक्षित रहने का अवसर प्रदान करने की योजना थी रिपन की। इसी तरह से वहाँ पर भारतीय काउंसिल में उसके विरोध हुआ, और ये समझो कि लूसियन वुल्फ ने लाइफ ऑफ फर्स्ट मार्क्विस ऑफ रिपन में लिखा है कि जहाँ तक भारत का संबंध था, ऐसी उदार सरकार से लाभ ही क्या है कि पुराने लोगों के राय मशवरे पर हाथ पैर बांधकर खड़ी। बच्चों, लॉर्ड रिपन का दूसरा सुधार था आर्थिक विकेंद्रीकरण का। 1882 के प्रस्ताव के माध्यम से उसके अर्थ सदस्य जो थे मेजर बेरिंग, जिनकी मदद से उसने ये प्रस्ताव बनाए थे कि राजस्व के स्रोतों को 3 हिस्सों में उसने बांटा। इम्पीरियल, जैसे नमक, चुंगी, अफीम, ये केंद्र के हाथ में रखा। प्रांतीय, जैसे नागरिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण के कार्य, और स्थानीय विभागों को सौंपा गया। तीसरे में सम्मिलित अधिकार, जैसे टिकट, जंगल, रजिस्ट्रेशन वगैरह के चीज़ें। बच्चों, भू राजस्व सम्मिलित अधिकार क्षेत्र में रखना कुछ प्रांतों के लिए ये कमी की पूर्ति कर सकता था। इसके लिए निश्चित अनुदान देने की परंपरा उसने ख़त्म कर दी। आपातकाल में केंद्र के सहायतार्थ तैयार रहने को कहा गया। केंद्र ने आश्वासन दिया कि अगर कोई अकाल पड़ता है तो प्रांतों की वो सहायता करेगा। प्रांतों के लिए निश्चित धन रखने की आवश्यकता पर केंद्र स्वयं हर साल 1,50,00,000 पाउंड वार्षिक का अनुदान देना
स्वीकार किया और यह व्यवस्था, ये बंदोबस्त 5 सालों के लिए थी। बच्चों, C.L. आनंद ने हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा है कि प्रांतीय सरकारों को प्रांतीयकृत करों में ही रुचि नहीं थी, केंद्र के लिए एकत्रित प्रांतीय करों में भी ये की गई। अनुदार प्रथा रोक दी गई, प्रांतों को केंद्र के खैरात पर रहने की ज़रूरत नहीं थी। इस क्षेत्र में कठिनाई की संभावना को केंद्र ने संभाल लिया। लॉर्ड क्रोमर ने भी लिखा था कि 4 विचित्र तरह के खतरों की से कठिनाई आ सकती थी, मुश्किल। युद्ध में, अफीम के करों की कमी में, विनिमय दर में कमी में और अकाल में। पहली 3 चीज़ों में भारत सरकार के अधीन थी और चौथी स्थानीय सरकार की। चौथे मामले में केंद्रीय सरकार को कोई संकोच नहीं था। उसने जो व्यवस्था केंद्र और प्रांतीय सरकारों के स्थानीय आर्थिक प्रशासन की लागू की, वो कमोबेश आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तब तक लागू है और कुछ तो हमारी आर्थिक व्यवस्था की आज भी मूल आधार है। मेरे बच्चों, इस व्यवस्था में कुछ दोष भी था। केंद्र के निरीक्षण में उसने कमी नहीं की और प्रस्ताव भेजने ही पड़ते थे, नियमित रूप से रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। केंद्र को प्रांतों के हित के विस्तार में हस्तक्षेप का अधिकार था ही था और इन 5 सालों के संशोधन से में कोई बहुत ही आशा नहीं हुई। प्रांतों को संयम से व्यय करना, बचत करना और अगर धन ले लिया तो उसे खर्च करना ही उसकी नियति थी। उत्तरदायित्व की भावना तो पन भी बच्चों, बेकारी की योजनाओं में व्यय में वृद्धि हुई और हर संशोधन के समय कुछ संघर्ष होते थे। प्रांतों ने अधिक की मांग की, केंद्र ने इसकी सीमा तय करनी चाहिए। V.K. ठाकुर ने लिखा है कि V.K. ठाकुर की किताब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू डॉन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है बच्चों कि पंचवर्षीय ठेकों में जो 3 अवसरों पर केंद्र सरकार ने प्रयोग के लिए प्रांतों द्वारा सावधानी के साथ जो एकत्र की गई आय थी वो 3 बार लगातार छीन ली और राजस्व संविभाजन में कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं रखा। यह पंचवर्षीय बंदोबस्त 1904 तक चलता रहा, जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहे। 1888 में एक गंभीर अकाल आया जिससे इसको ठेस लगी। बच्चों, अब अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन के सुधारों को देखें तो आपको याद होगा कि वो जो है यहाँ पर एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पंजाब में खोला गया। 1882 में यह पंजाब यूनिवर्सिटी बन गया और इस तरह से केंद्र अब जागरूक हुआ। सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज बढ़ते गए, उनको अनुदान दिया गया और 1882 में 22.5 लाख छात्रों को, याद रखना 22.5 लाख छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। 1882 में उसने हंटर कमीशन, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में 22 लोगों का एक आयोग बना और उसने ये बताया कि 1854 के डिस्पैच के आधार पर किस तरह अब तक काम चल रहा था, उसे आगे बढ़ाने की क्या नीति बनाई जाए। इस आयोग ने सुझाव दिए किस तरह प्रारंभिक शिक्षा
का वर्तमान सुधारा जाए और कैसे उसके साधन के लिए को विकसित किए जाएं। इस तरह से विश्वविद्यालयों को इस रिपोर्ट के दायरे से भी अलग रखा गया था। आयोग ने बहुत सारी छानबीन के बाद जो रिपोर्ट पेश की, उसमें पहला था कि प्रारंभिक शिक्षा पिछड़ी हुई है, उसे आगे बढ़ाया जाए। प्रांतीय राजस्व का कुछ हिस्सा बच्चों उन्होंने कहा कि आरक्षित किया जाए जन सूचना के आधार पर। जो प्राथमिक विद्यालय म्यूनिसिपल समितियों और बोर्डों के प्रबंध को उनके देखरेख के अधिकार को सरकार के अधीन लाया जाए। स्थानीय संगठनों के शिक्षा के अधिकार को वैधानिक रूप से उसको जो है वैधानिकता दी जाए और सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छी प्रगति हो। बंगाल में ये सहायता अनुदान की प्रथा लागू की गई, जो व्यक्तिगत स्तर पर भी विद्यालय चलाते थे। अंग्रेज़ी मिडिल स्कूल की व्यवस्था राज्य करते थे। सेकेंडरी स्कूल व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप दिए गए, उनको अनुदान की सहायता दी गई। बच्चों, भविष्य में जो सरकार ने तय किया कि व्यक्तिगत संस्थाएं इसमें अब सामने नहीं आ रही थी, तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उसने कोशिश की, संस्थाओं को स्वतंत्रता दी और उसके नियंत्रण में भी उसने जो है वो कुछ रखा। जो ये वर्तमान में उस समय इंटेंस कोर्स की जो पाठ्यक्रम लागू किए गए, उसमें व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र को भी अवसर दिया जाना चाहिए था। बहुधंधी स्कूल खोले जाने थे कि जिसके आधार पर अनुदान दिया जाए, और जो अनुदानित स्कूल थे और कॉलेज थे उनमें कम फीस में शिक्षा दी जानी चाहिए थी। तरह तरह के कोर्स पाठ्यक्रम जो उस समय आधुनिक यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रशिक्षित स्नातक थे उनको रखा जाए पढ़ाने के लिए। लॉर्ड रिपन ने खास करके मुसलमानों में शिक्षा के विकास के लिए बहुत कोशिश किया, विशेष प्रयास किया। शारीरिक शिक्षा के लिए यानी हेल्थ एजुकेशन के लिए भी उसने जोर दिया। स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्तियों के लिए भी उसने संस्तुतियाँ दी। और एक चीज़ आती है जिस पर विवाद हुआ कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में देने से बचा जाए। उससे सही और गलत का भेद बताने के लिए नैतिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए मॉरल एजुकेशन, स्वाभाविक धर्म के आधारभूत सिद्धांत यानी यूनिवर्सल मॉरलिटी की बात की, कि जिसमें गैर सरकारी स्कूलों में कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स हर कक्षा में व्यक्ति और नागरिकों के कर्तव्य पर लेक्चर्स दें, लगातार दें। और इसमें एक विवाद उत्पन्न हो गया। पश्चिमोत्तर प्रांत में यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लयाल ने इसे अनुपयोगी मानते हुए नागरिकों के कर्तव्य को कहा कि ये दो व्यक्तियों में फ़र्क हो सकता है। स्थानीय सरकारों को ने भी इसकी आलोचना की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड किम्बले ने इसे इनकार कर दिया। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मेरे बच्चों, हंटर आयोग की इन संस्तुतियों को स्वीकार किया गया और इसका फल ये हुआ कि स्थानीय संगठनों का नियंत्रण बढ़ा। अध्यापन और निरीक्षण के क्षेत्र में भारतीय तत्व बढ़े। मद्रास में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। कलकत्ता विश्वविद्यालय का बोझ भी पंजाब यूनिवर्सिटी बनने से कम हो गया और कलकत्ता में एक ओरिएंटल लर्निंग विभाग भी खोला गया, जिसमें वर्नाक्युलर भाषा यानी देसी भाषाएं, भारतीय भाषाओं में योग्यता की परीक्षा लेता था। पश्चिमोत्तर प्रांत में बनारस में प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज जो आज भी है उसमें खोला गया और संस्कृत की शिक्षा शुरू की गई। तो मेरे बच्चों, इस व्यवस्था में भी कुछ दोष थे। शिक्षा के क्षेत्र में विकास तो हुआ, साहित्यिक शिक्षा
को उसने कहा कि ये पूरी नहीं है, इसमें तकनीकी शिक्षा भी होनी चाहिए जो नहीं के बराबर है। और पैतृक पेशे में जो कृषि के क्षेत्र में लोग थे उसमें भी अयोग्यता थी लोगों की, और सिर्फ क्लर्क की नौकरी उन्हें मिल पाती। पुस्तकों को रटने के लिए और नैतिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं हो पाया, और व्यक्तिगत संस्थाओं का भी स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। अध्यापकों की जो सेवा की शर्तें थीं और उनके जो तनख्वाह थी वो बहुत मामूली थी। मेरे बच्चों, शिक्षा को प्रांतों में एक रूपता नहीं थी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। विश्वविद्यालय सिर्फ एग्ज़ाम्स लेते थे, वो परीक्षा की बॉडी थी, और कॉलेज सिर्फ लेक्चर देने के कमरों में थे, और छात्रों की रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ी शिक्षा की एक तरह से नकल की जाती थी, और अंग्रेज़ी के प्रसार पर ही बल दिया जाता था। हॉस्टल्स भी नहीं थे, प्राइमरी शिक्षा की प्रगति नहीं के बराबर थी, और विश्वविद्यालय प्रशासन भी चाकू नहीं था। सीनेट ने विशेष ज्ञान रखने वाले लोग नहीं होने से उसकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ पाती थी, और शिक्षा को गृह विभाग में एक अनावश्यक काम की तरह से रखा गया। तो उसके तरह ये तुम समझो कि ये एक तरह से जैसे समुंदर में एक लहर आती है और वो बह जाती है, ऐसे ही ये काम साबित हुआ। उसके जो सबसे बड़े सुधारों में एक चीज़ आती है बेटे लॉर्ड रिपन के, वो आती है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1882 में आया, और इसने भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी अपने पीछे छोड़ दी, जिस कंट्रोवर्सी पर हम अलग से एक आपको व्याख्यान देंगे। लेकिन संक्षेप में आपको बता दें कि न्यायिक संगठनों में सुधार लाने के लिए जो पहले सीपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसमें यूरोपियनों के मुकदमे नहीं देखे जा सकते थे। इससे न्याय को आघात पहुंचता था, और ये एक पुरानी परंपरा थी। जो तमाम भारतीय सिविल सेवाओं में थे उनको लगता था कि ये उनके प्रति एक उनकी योग्यता के प्रति एक भेदभाव है, वो दुखी थे, और ब्रिटिशों के उच्चता का इसमें जो है वो एक वो था। तो इल्बर्ट बिल से इसे ख़त्म कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने निर्देश दिया, और उसके विधि सदस्य इल्बर्ट ने ये बिल तैयार किया, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ने इसे मान लिया। सभी प्रांतीय सरकारों ने फरवरी 1882 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा गया। ए.के. रैडक्लिफ ने सर विलियम वेडरबर्न नाम की किताब में लिखा है कि ये एक छोटा सा काम था, और इसका उद्देश्य न्यायिक उसमें छोटा सा परिवर्तन करना था। लेकिन यूरोपीय लोगों में इतनी तीखी प्रक्रिया हुई कि कलकत्ता टाउन हॉल में गंदे गंदे भाषण दिए गए, बंगाल प्रेसिडेंसी में शोर शराबा होने लगा। यूरोपीय जो ये लोगों के चाय के बागान थे, नील के बागान थे, वो सारे लोगों की उनकी महिलाएं खतरे में आने के लिए आवाज़ नारे लगाने लगे। मेरिडिथ टाउनशेंड ने स्पेक्टेटर में लिखा था कि क्या आप पसंद करेंगे कि किसी भी पल आपकी बीवी को झापड़ मारने के झूठे इल्ज़ाम में 3 दिनों के लिए सज़ा दे दी जाए, और एक जो तांबे के रंग वाला काफिर मजिस्ट्रेट है, यानी उसका इशारा भारतीयों की तरफ था, वो जो है ये हमारी तलाशी ले और कब किस समय हमारे गोरों के घर में दाखिल हो जाए। मार्च 1883 में इंग्लिश मैन में एक झूठा विज्ञापन भी दिया गया कि सफाई कर्मियों और पंखा कुलियों और भिश्तियों की, जिन्हें वो भारतीयों को ऐसे कहते थे कि सैदपुर निवास पर उनकी ज़रूरत है, एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करें बंगाली बाबू, आवेदन करें, और भूतपूर्व मजिस्ट्रेटों को उसमें वरीयता दी जाएगी। भारतीय न्यायाधीशों को आबनूसी रंग के बाबू वो कहते थे। महिला समितियों ने एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन बनाया,
कर्ज़ों को उन्होंने बंद करने की बात की। और कलकत्ता की गलियों में जब लॉर्ड रिपन शिमला से लौटा तो चाय और नील के बगान वालों ने उसे बेइज्जत किया। यहाँ तक कि गोली जब उसने चलाना चाहा तो उसको किडनैप करने की कोशिश की गई। वो तो बच गया, लेकिन उसके बेटे को पकड़ लिया लोगों ने। जनप्रतिनिधियों में लाल मोहन घोष जैसे उदार लोग जो थे, वो गोरों के इस विरोध की उन्होंने बड़ी भर्त्सना की। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा की गई और इकन्नी अथन्नी के यूरोपीय न तो मछली हैं न गोश्त ही हैं जिन्हें हमें पचा लिया जाए, इस तरह की बात वहाँ पर भाषणों में कही गई। और गृह अधिकारी और लॉर्ड रिपन इस पर दृढ़ तो बने रहे कुछ समय तक, लेकिन विरोध इतना बढ़ गया कि यूरोपीय विद्रोह के गंभीरता को देखते हुए बंगाल सरकार ने यूरोपीय पुलिस फोर्स को कम मानते हुए भावी दंगे और फसाद के लिहाज से सेना की सहायता की बात कही और यूरोपीय सैनिकों को यूरोपियों के ही विरुद्ध प्रयोग करने के गंभीरता तक बात पहुंच गई। तब इस बिल को संशोधन किया गया। यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा चलाने के लिए भारतीय सेशन न्यायाधीश को के जिलाधिकारियों को ही सौंपा गया। यूरोपियों को छूट दी गई कि वो जूरी की सहायता से मुकदमा दिखवा लें, या अगर बहुत कठोर दंड दिया गया हो तो उसको हाई कोर्ट में भी भेजना ज़रूरी हो गया। इल्बर्ट बिल का जो विरोध था और विवाद था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे बच्चों, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उसके और भी जो आंतरिक सुधार थे, उनमें चुंगी और राजस्व के सर जॉन स्ट्रेची ने जो आर्थिक सुधार की बात की और उसने जो है वो सुधारों के कुछ प्रयोग किए। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रारंभ की गई स्वतंत्र व्यापार नीति को पूर्णता प्रदान की और 1882 में उसने 5% आयात पर जो कर लगता था ख़त्म कर दिया। नमक, स्पिरिट और शराब पर भी ये कर लागू रहा और आबकारी क्षेत्र में भी उसका नियंत्रण रहा। अस्त्र शस्त्र और गोलियों में को भी इसी श्रेणी में रखा गया। 1882 में पूरे भारत में नमक कर में कमी की गई। लॉर्ड रिपन ने किसानों की स्थिति को बंगाल टेनेंसी बिल को तैयार करके उनके उत्तराधिकार काल में पारित किया। लॉर्ड मेयो के स्थापित राजस्व में और कृषि विभाग को पुनर्गठित किया गया। दुर्भिक्ष आयोग के छानबीन के बाद राजस्व सुधार किए गए और जिन ज़िलों में भूमि निरीक्षण और कर निर्धारण का काम पूरा हो चुका था, उसमें राजस्व में वृद्धि नहीं की गई। राजस्व में वृद्धि केवल बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर ही संभव थी। भू राजस्व का बंदोबस्त को भी स्थिरता दी गई, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसे मान्यता नहीं दी। लॉर्ड रिपन ने सेकंड अफगान वार को भी ख़त्म किया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी वापस लिया। ये उसका एक बड़ा कदम था। सर रिचर्ड नॉर्थ जो जब अवकाश पर गया तो रोमेश चंद्र को उसने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया कलकत्ता में और इस तरह से इंडियन सिविल सर्विसेज को बढ़ाकर 21 साल और उसे भारत में इंग्लैंड के साथ परीक्षा कराने की कोशिश की गई। 10 वर्षीय जनगणना का शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के ही समय में किया गया। मेरे बच्चों, लॉर्ड रिपन ने पहली फैक्ट्री एक्ट पास करवाया जिसमें मज़दूरों की दशा के सुधार की बात की गई। 7 से 12 साल के बच्चों को एक से दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करने की वो नहीं थी। ख़तरनाक मशीनों को जो है वो घेरने की बात कही गई और निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की बात की गई। भारतीय जो रियासतों के राजा और नरेश थे, उनके प्रति भी उसने उदार नीति अपनाई। 1881 में मैसूर का राजा जो है वो उसको कुछ प्रतिबंधों के साथ उसका राज्य वापस कर दिया गया। 1882 में कोल्हापुर का नरेश पागल हो गया,
लेकिन उसके मरने तक उसके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। और मेरे बच्चों, 1884 में लॉर्ड रिपन भारत से वापस चला गया। उसकी जो उदार और विस्तृत विराट मानसिकता थी उसे लोग याद करते हैं। स्थानीय स्वशासन की जो उसकी बातें थीं और प्रतिनिधि संस्थाओं को उसने जो महत्व दिया, उसने जो आर्थिक सुधार किए, जैसे लोगों की रुचि पैदा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में उसने हंटर कमीशन को लागू किया। इसने इल्बर्ट बिल को ला करके भारत में एक नई लहर जो है वो राष्ट्रीय मानसिकता की लाई। तो इस तरह से वो एक नायक बन गया। उसकी विदाई भी एक नायकों की तरह हुई। जब वो इंग्लैंड वापस जा रहा था तो बॉम्बे में विक्टोरिया टर्मिनस के रेलवे स्टेशन के सामने जो म्यूनिसिपैलिटी का बिल्डिंग की उसने नींव रखी, और उस समय उसकी अध्यक्षता करते हुए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता ने उसका स्वागत भाषण दिया। और उसकी गाड़ी वापसी के समय, विदाई के समय जब गलियों से गुजरी, तो भूलेश्वर और मुंबा देवी के मंदिर में पुजारियों ने उसको आशीर्वाद दिया और उसे जो है वो बहुत सारी चांदी की भेंट दी गए, और व्यापारियों ने उसे हीरे जवाहरात की मालाएं दी। और जो भारत के तमाम लोग थे उनका दिल बड़ा ही दुखी था। लोगों ने उसे दुआएं दी कि उसकी लंबी आयु हो। और इस तरह से 1884 में लॉर्ड रिपन भारत से एक नायक के रूप में विदा होता है। मेरे बच्चों, यह था लॉर्ड रिपन का उदारवाद और उसके सुधार के कार्य।